एक ऐसा जानवर है जिसका अस्तित्व ही सवाल खड़ा करता है, और इस शरीर के साथ तो बिल्कुल नहीं। सेंट्रल चाइना के पहाड़ों में, जहां जंगल धुंध में खो जाते हैं और घाटियों में सन्नाटा फैल जाता है, कुछ चलता है, धीरे, संभल कर, बिना किसी जल्दी के। ये शिकार नहीं करता, ये पीछा नहीं करता, ये दौड़ता नहीं, फिर भी ये जिंदा है। जायंट पांडा, जिसे हम अक्सर शांत समझते हैं, निष्क्रिय, जंगल की क्रूरता से अलग। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होता। और अगर कोई जीव उम्मीदों के खिलाफ जिंदा है, तो वो सिंपल नहीं है, वो प्रिसाइज है। तो सवाल ये है, एक ऐसा जानवर जो दिखने में प्रेडेटर जैसा है, वो सरवाइव कैसे करता है प्रे की तरह? और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह जिंदा रहने की कीमत क्या है? क्योंकि इस जानवर के बारे में सब कुछ इनएफिशिएंट लगता है। इसका शरीर कार्निवोर जैसा है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेडेटर जैसा है, इसके दांत, इसकी जबड़े की ताकत, इसकी एंसेस्ट्री, सब कुछ किसी और जिंदगी की ओर इशारा करते हैं। फिर भी ये अपना लगभग पूरा समय पौधे खाने में बिताता है। सिर्फ पौधे नहीं, बांस, एक ऐसा भोजन जिसमें न्यूट्रिशन इतना कम होता है कि ज्यादातर जानवर सिर्फ उसी पर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी जायंट पांडा सरवाइव करता है। यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है। अपने शरीर को बनाए रखने के लिए एक एडल्ट पांडा को हर दिन 12 से 38 किलो तक बांस खाना पड़ता है। ये अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय सिर्फ खाने में बिताता है। घंटे बीतते हैं एक ही पैटर्न में, चबाना, तोड़ना, छीलना, दोहराना। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस डाइट के लिए पूरी तरह अडेप्टेड नहीं है। इसमें वो कॉम्प्लेक्स स्टमक चेम्बर्स नहीं हैं जो असली हर्बिवोर्स में होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो ये खाता है, उसका बड़ा हिस्सा बिना पूरी तरह प्रोसेस हुए बाहर निकल जाता है, जिसका मतलब है ये एक ऑप्टिमाइज सिस्टम नहीं है, ये एक मजबूरी है। एक ऐसा शरीर जो एक दुनिया के लिए बना था, लेकिन सरवाइव कर रहा है दूसरी दुनिया में। और यही सवाल खड़ा करता है, ये कैसे नहीं बल्कि क्यों काम करता है। जिसका मतलब है, जायंट पांडा बांस की वजह से नहीं, उसके बावजूद जिंदा है। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये कॉम्पेंसेशन है। एक लगातार बैलेंस एनर्जी मिलने और खोने के बीच। और ये बैलेंस बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि जिन जंगलों पर यह डिपेंड करता है, वो स्टेबल नहीं है। बांस हर जगह एक जैसा नहीं उगता, ये फूलता है, मरता है। पूरे इलाके कुछ ही समय में अपना फूड सोर्स खो सकते हैं। और जब ऐसा होता है, पांडा अडेप्ट नहीं कर सकता, उसे मूव करना पड़ता है। लेकिन मूवमेंट ऐसे एनिमल के लिए जो पहले से एनर्जी एज पर है, खतरा है। डिस्टेंस कॉस्टली है, एक्सप्लोरेशन रिस्की है, फिर भी ये जारी रहता है। तो सवाल उठता है, कोई स्पीशीज इतनी डिपेंडेंट क्यों बनती है, इतनी स्पेशलाइज्ड, एक ऐसे रिसोर्स पर जो अनरिलायबल है? जवाब इनएफिशिएंसी नहीं है, जवाब है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि बैम्बू लो न्यूट्रिशन के बावजूद बहुत एबंडेंट है, और सबसे जरूरी, इस पर कंपटीशन लगभग नहीं है। जहां दूसरे प्रेडेटर्स लिमिटेड प्रे के लिए लड़ रहे थे, वही पांडा ने एक ऐसा नीश चुना जो लगभग खाली था। उसने एफिशिएंसी छोड़ी एक्सक्लूसिविटी के लिए। कम एनर्जी लेकिन कम कंपटीशन। और लंबे समय तक ये ट्रेड काम करता रहा। लेकिन स्पेशलाइजेशन की एक कीमत होती है, क्योंकि जब सर्वाइवल एक ही रिसोर्स पर डिपेंड हो, तो आप सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं खोते, आप ऑप्शंस खो देते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि जायंट पांडा बांस की तरफ इसलिए इवॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो आइडियल था,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो अवेलेबल था। लाखों साल पहले जब एनवायरनमेंट बदल रहा था और कंपटीशन बढ़ रहा था, तब पांडा के एंसेस्टर्स एक ऐसे नीश में चले गए जहां बहुत कम जानवर थे। बांस के जंगल, घने, शांत, न्यूट्रिशन में कमजोर, लेकिन लगभग बिना कंपटीशन के। इस जगह पर सर्वाइवल स्पीड पर डिपेंड नहीं करता था, न ही एग्रेशन पर, न ही हंटिंग स्ट्रैटेजीज पर। ये डिपेंड करता था एंड्योरेंस पर, परसिस्टेंस पर, और बस इतना एनर्जी निकालने पर कि जिंदा रहा जा सके। और धीरे धीरे पांडा बदलने लगा। उसके जॉ मसल्स मजबूत हुए, स्कल चौड़ा हुआ, टीथ फ्लैटन हो गए। परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बस सरवाइव करने के लिए। और सबसे खास, उसने एक एक्स्ट्रा थंब जैसा स्ट्रक्चर डेवलप किया। असल में थंब नहीं, बल्कि रिस्ट बोन का मॉडिफाइड फॉर्म, जो उसे बैम्बू पकड़ने में मदद करता है। होल्ड करना, घुमाना, छीलना, एक ऐसे रिसोर्स को जो लगभग कुछ नहीं देता, यूजेबल बनाना। लेकिन यहीं पर इल्यूजन टूटता है, क्योंकि एडेप्टेशन का मतलब परफेक्शन नहीं होता। पांडा एक परफेक्ट हर्बीवोर नहीं बना, वो बस इतना केपेबल बना कि सरवाइव कर सके, एक ऐसी जगह में जहां बाकी कोई रहना नहीं चाहता था। और यही फर्क है, क्योंकि इसका मतलब है ये कभी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं था, ये एक मजबूरी थी, एक ऐसा रास्ता जो बेस्ट होने से नहीं, बल्कि बाकी ऑप्शंस खत्म होने से बना। ये एडेप्टेशन एलिगेंट नहीं है, ये रिफाइन नहीं है, लेकिन ये काम करता है। और नेचर में अक्सर इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जहां जायंट पांडा बाहर से अडेप्ट हुआ, वहीं अंदर से पूरी तरह नहीं बदला। ये आज भी कई मायनों में एक कार्निवोर है, जो हर्बीवोर की तरह जीने की कोशिश कर रहा है। एक मिसमैच, एक कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज हमेशा कीमत मांगता है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसकी एक्टिविटी कम होती है, ये अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करता है, हर पॉसिबल जगह एनर्जी बचाता है। ये एक चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। यहां तक कि रिप्रोडक्शन भी प्रभावित होती है। फीमेल पांडा साल में सिर्फ एक बहुत छोटे विंडो के लिए फर्टाइल होती है, कभी कभी सिर्फ 24 से 72 घंटे। एक बहुत नैरो मौका, एक ऑलरेडी अनसर्टेन एनवायरनमेंट में। मतलब सर्वाइवल सिर्फ खाने पर डिपेंड नहीं है, ये टाइमिंग पर डिपेंड करता है, परफेक्ट अलाइनमेंट पर। फूड अवेलेबिलिटी, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्टिव टाइमिंग, सब कुछ एक साथ, एक ऐसे सिस्टम में जहां गलती की कोई जगह नहीं है। क्योंकि जब एफिशिएंसी कम हो और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड हो, तो छोटे चेंजेस भी बड़े असर डालते हैं। और अगर वो विंडो मिस हो जाए तो पूरा एक साल चला जाता है। ये एक थ्राइविंग सिस्टम का बिहेवियर नहीं है, ये उस चीज का बिहेवियर है जो बस एज पर सरवाइव कर रही है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद जायंट पांडा बना रहता है। वो उन जंगलों में चलता है जो बदल रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। वो ऐसे रिसोर्स पर डिपेंड करता है जो उसे पूरी तरह सस्टेन नहीं कर सकता। वो एक ऐसे शरीर के साथ जी रहा है जो उसकी जरूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। और यही एक अलग बात दिखाता है कि सर्वाइवल हमेशा परफेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। कभी कभी ये लिमिटेशन के अंदर जीने का तरीका ढूंढने पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस है, क्योंकि इस स्लो रिपीटेटिव लाइफ के नीचे एक और लेयर है जो दिखाई नहीं देती, कम समझी जाती है। एक कम्युनिकेशन की दुनिया, टेरिटरी की, और साइलेंट सिग्नल्स की, जो उन इंडिविजुअल्स के बीच एक्सचेंज होते हैं जो शायद ही कभी मिलते हैं। क्योंकि पांडा लगातार इंटरैक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो ट्रेसेस पर डिपेंड करता है। सेंट मार्किंग्स जो पेड़ों पर छोड़े जाते हैं, पत्थरों पर, जमीन पर।
केमिकल सिग्नल्स जो एनिमल के जाने के बाद भी बने रहते हैं। आइडेंटिटी, रिप्रोडक्शन स्टेटस, टेरिटरी, सब कुछ एनकोड होता है एक इनविजिबल सिस्टम में। बाहर से जंगल खाली लगता है, लेकिन पांडा के लिए वो पहले से भरा हुआ है। मैप्ड, डिफाइंड, हर मूवमेंट एक डिसीजन बन जाता है। सिर्फ कहाँ जाना है नहीं, बल्कि कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है और अननेसेसरी एनकाउंटर एक कॉस्ट है। इसलिए लड़ाई नहीं होती, अवॉइडेंस होता है। इंडिविजुअल्स अलग रहते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। एक नेटवर्क बिना कांटेक्ट के। और इसी सिस्टम में पांडा का असली नेचर दिखता है। पैसिव नहीं, प्रीसिस। क्योंकि जहां एनर्जी कम हो और एनकाउंटर्स रेयर हो, वहां हर डिसीजन मायने रखता है। हर मूवमेंट, हर सेंट, हर एब्सेंस कुछ कहता है। और इस सिस्टम को समझने के लिए हमें यह नहीं देखना होगा कि पांडा क्या करता है, बल्कि ये देखना होगा कि वो पीछे क्या छोड़ता है। जायंट पांडा जो पीछे छोड़ता है वो रैंडम नहीं होता, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, रिपीट होता है, समय के साथ रिफाइन हुआ बिहेवियर होता है। ऐसे जंगलों में जहां पांडास शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं, कम्युनिकेशन साउंड पर डिपेंड नहीं कर सकता, डायरेक्ट कांटेक्ट पर भी नहीं। इसलिए पांडा कुछ और यूज करता है, सेंट। अपने टेरिटरी में वो केमिकल सिग्नल्स छोड़ता है, यूरिन के थ्रू, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस और फीसिस के थ्रू, पेड़ों पर, पत्थरों पर, रास्तों पर। ये सिर्फ बाउंड्रीज नहीं हैं, ये इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी, सेक्स, रिप्रोडक्टिव स्टेट और हेल्थ के संकेत भी। और विजुअल सिग्नल्स के विपरीत ये एनिमल के जाने के बाद भी खत्म नहीं होते, ये रहते हैं, इन्वायरमेंट में टिके रहते हैं, घंटों तक, कभी कभी दिनों तक। जब कोई दूसरा पांडा वहां से गुजरता है तो ये सिग्नल्स एक प्रेजेंस रिक्रिएट करते हैं। कौन यहां था, कब था और किस हालत में था। यही तरीका है जिससे एक ऑलमोस्ट आइसोलेटेड स्पीशीज कनेक्टेड रहती है, बिना मिले, बिना आवाज के, बिना देखे। एक ऐसा सिस्टम जहां इंफॉर्मेशन रहती है भले ही इंडिविजुअल चला जाए, और जहां एनर्जी लिमिटेड हो वहां ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर अवॉइडेड एनकाउंटर एनर्जी बचाता है, हर सही सिग्नल कॉन्फ्लिक्ट रोकता है, हर सही इंटरप्रिटेशन ये सुनिश्चित करता है कि जब दो पांडास मिलें तो सही समय पर मिले, सही कारण के लिए। और यही ये सिस्टम क्रिटिकल बन जाता है। क्योंकि जब कम्युनिकेशन फेल होता है तो असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जमा होता है, चुपचाप। लेकिन ये सिस्टम बिना रिस्क के नहीं है, क्योंकि सेंट सेलेक्टिव नहीं होता। ये फर्क नहीं करता कौन इसे समझने के लिए है और कौन नहीं। जहां अडल्ट जायंट पांडा के प्रेडेटर्स कम होते हैं, वहीं कब्स वल्नरेबल होते हैं। लेपर्ड, जैकल और बड़े बर्ड्स ऑफ प्रे। और सेंट उन्हें सीधे सोर्स तक पहुंचा सकता है। यही एक ट्रेड ऑफ बनता है। कम्युनिकेट करना मतलब खुद को रिवील करना, हिडन रहना मतलब आइसोलेशन का रिस्क लेना। और जहां रिप्रोडक्शन रेयर एनकाउंटर्स पर डिपेंड करता है, वहां आइसोलेशन खतरा है। फीमेल पांडा का शॉर्ट फर्टिलिटी विंडो और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये स्पेशल भी है। मेल को सिग्नल डिटेक्ट करना है, समझना है और फीमेल तक पहुंचना है एक ऐसे विंडो में जो शायद 3 दिन से भी कम हो। पहाड़ों के पार, घने जंगलों के बीच, बिना किसी गारंटी के। और जब कई मेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं तो सिस्टम बदल जाता है, कंपटीशन शुरू होता है। लंबी चेज नहीं, कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले नहीं, बल्कि शॉर्ट इंटेंस कन्फ्रंटेशंस। वोकलाइजेशन बदलती है, बॉडी पोस्चर बदलता है, सेंट मार्किंग बढ़ता है। जो जंगल पहले शांत था
वो थोड़े समय के लिए एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये एक्टिविटी टेम्पररी है, एक छोटा सा बर्स्ट इंटरैक्शन का। और जैसे ही ये खत्म होता है, जंगल फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि असल में सब कुछ हो चुका होता है। और फिर उतनी ही तेजी से सब कुछ फिर शांत हो जाता है। अगर मीटिंग होती है तो प्रोसेस आगे बढ़ता है, लेकिन यहां भी कुछ भी सीधा नहीं है। जायंट पांडा एक फिनोमेनन दिखाता है, डिलेड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो तुरंत अटैच नहीं होता, वो सस्पेंडेड रहता है। डेवलपमेंट रुक जाता है, हफ्तों तक, कभी कभी महीनों तक। ये डिले मां के शरीर को अलाउ करता है कंडीशंस असेस करने के लिए, एनर्जी लेवल, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी। और जब कंडीशंस सही होती हैं तभी डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। ये कंट्रोल है, एक फाइनल चेक पॉइंट। लेकिन कंट्रोल रिस्क को खत्म नहीं करता, बस उसे शिफ्ट करता है। क्योंकि अगर कंडीशंस अलाइन नहीं हुई तो डेवलपमेंट शुरू ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो रिजल्ट फ्रेजाइल होता है। एक न्यूबॉर्न पांडा अपनी मां के कंपैरिजन में सबसे छोटे मैमल्स में से एक होता है। अंधा, बिना बालों के, लगभग 100 ग्राम वजन। इस स्टेज पर वो पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। मां लंबे समय तक दूर नहीं जा सकती, दूर ट्रैवल नहीं कर सकती, गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन उसे खाना भी है। यहीं एक और कंस्ट्रेंट बनता है। ये चॉइस नहीं है, ये लिमिट है। ज्यादा रुकी तो एनर्जी खत्म, ज्यादा गई तो कब खतरे में। ये बैलेंस्ड सिस्टम नहीं है, ये एक नैरो विंडो है जहां दोनों को एक साथ सरवाइव करना है। और अगर ये अलाइनमेंट टूट गया तो रिकवरी नहीं होती, प्रोसेस फिर से शुरू होता है और समय फिर खो जाता है। बस डिसीजंस की एक श्रृंखला, हर एक लिमिटेशन से शेप्ड। समय के साथ कब बड़ा होता है, आंखें खुलती हैं, बाल उगते हैं, मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, कंस्ट्रेंट्स वही रहते हैं। वो वही सिस्टम इनहेरिट करता है, वही डाइट, वही नैरो मार्जिन्स, और साइकिल जारी रहता है। और यहीं से वही सवाल फिर सामने आता है, ये सिस्टम अभी भी क्यों बना हुआ है? इवोल्यूशन ने इसे ठीक क्यों नहीं किया? शायद जवाब इसमें नहीं है कि जायंट पांडा में क्या कमी है, बल्कि इसमें है कि ये क्या अवॉइड करता है। कंपटीशन, एक ऐसे रिसोर्स पर डिपेंड करके जिसे कोई और इस्तेमाल नहीं करता। पांडा एक ऐसे स्पेस में रहता है जहां कॉन्फ्लिक्ट कम है। उसे प्रेडेटर से compete नहीं करना पड़ता, ना ही दूसरे हर्बीवोर्स से। वो उनके साथ रहता है, उनके खिलाफ नहीं। और इसी स्पेस में उसकी लिमिटेशंस एडवांटेज बन जाती हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म एनर्जी डिमांड कम करता है, स्पेशलाइज्ड डाइट कंपटीशन कम करता है, सॉलिटरी लाइफस्टाइल कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। जो इनफिशिएंट लगता है वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि ये सिस्टम कभी बना ही नहीं था रैपिड चेंज हैंडल करने के लिए। ये डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पर, ऐसे जंगलों पर जो स्टेबल रहें, ऐसे बैम्बू साइकिल्स पर जो प्रेडिक्टेबल रहें, ऐसी स्पेस पर जो कनेक्टेड रहें। इन कंडीशंस को हटाओ और वही ट्रेट्स जो पहले सर्वाइवल देते थे फेल होने लगते हैं। तुरंत नहीं, धीरे धीरे, चुपचाप, जब तक वो सिस्टम जो पहले काम करता था टूट नहीं जाता। और जो बचता है वो एक ब्रोकन ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अब भी उन रूल्स को फॉलो कर रहा है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन बस किसी तरह, क्योंकि ये बैलेंस स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और स्टेबिलिटी अब कम होती जा रही है।
ह्यूमन एक्टिविटी ने फॉरेस्ट को फ्रेगमेंट कर दिया है। बैम्बू अवेलेबिलिटी कम हो रही है, पॉपुलेशंस अलग हो रही हैं और इसी के साथ जायंट पांडा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। सेंट सिग्नल्स अब उतनी दूर नहीं जाते, इनकाउंटर्स कम हो रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी गिर रही है, मार्जिन्स और नैरो हो रहे हैं और सिस्टम स्ट्रेस में आने लगता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, हैबिटेट कॉरिडोर्स, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। कुछ जगहों पर नंबर स्टेबल हुए हैं, लेकिन स्टेबल होना सेफ होना नहीं है, क्योंकि मूल समस्या अभी भी वही है। पांडा रैपिड एडेप्टेशन के लिए बना ही नहीं है, ये एक स्पेसिफिक वर्ल्ड के लिए बना है। ऐसा वर्ल्ड जहां फॉरेस्ट्स इंटैक्ट हों, जहां बैम्बू साइकिल्स प्रेडिक्टेबल हों, जहां डिस्टेंस आइसोलेशन ना बने। और जैसे जैसे वो वर्ल्ड बदल रहा है, सवाल भी बदल रहा है। ये नहीं कि पांडा सरवाइव करेगा या नहीं, बल्कि ये कि वो कंडीशंस जो इसे सरवाइव करने देती हैं, क्या वो बच पाएंगी? क्योंकि पांडा की असली दुनिया जो हमें दिखती है वो नहीं है। वो डिफाइंड है उन चीज़ों से जो क्वाइटली, प्रिसाइसली और कंटिन्यूअसली अलाइन होनी चाहिए ताकि सर्वाइवल पॉसिबल रहे। और जब ये अलाइनमेंट टूटता है तो वो अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, चुपचाप, जब तक एक दिन सिस्टम को होल्ड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं।